एनर्जी कंजर्वेशन इन ऑडिट। लास्ट हम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल सिस्टम, द एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, द इलेक्ट्रिकल मोटर्स। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप सेकेंड यूनिट जो आपके है उसमें आपको क्या करना है। तो जो हमने फोर्थ यूनिट डिस्कस की, बेसिकली सेकेंड यूनिट आपका वही है। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमने फोर्थ यूनिट में डिस्कस किया था, तो सेकेंड यूनिट सारा आपका वही है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है सब। पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें पता है। बाकी जो था हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और ये सारी चीज़ें आपको पता है, पावर वगैरह, पावर फैक्टर डेफिनेशंस, ये हमने डिस्कस किया था। और टैरिफ का भी हमने डिस्कस किया था, कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल टैरिफ बिल कैसे बनता है, पावर फैक्टर मेजरमेंट भी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड यूनिट में भी, हाफ ऑफ सेकेंड यूनिट आपकी कवर हो जाती है इसमें ही। जो हाफ पोर्शन है वो है आपका थर्मल एनर्जी का बेसिक्स है। तो यहाँ आपके सारे बेसिक जो टर्म्स हैं थर्मल एनर्जी के, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ठीक है, और उसका हीट है, यूनिट ऑफ हीट, बेसिक थ्योरीज है सभी सब। स्पेसिफिक हीट हुआ, ठीक है, किस किस मटेरियल का कितना कैसा कैसा स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, सेंसिबल हीट, क्योंकि आपको जस्ट इंट्रोडक्शन है, जस्ट बेसिक डेफिनेशन है। तो 2 नंबर वाले में आपके डेफिनेशंस आने के चांसेस है इसमें से। फेज चेंज क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, सुपर हीट, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट। और ये 2 चीज़ें आती हैं ह्यूमिडिटी के बाद, ड्यू पॉइंट और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आपकी ये एक डेफिनेशंस के लिए आ सकती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसमें सब डेफिनेशंस ही हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स में शेयर करूँगा। लास्ट में इसमें यूनिट चेंजेस हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं लास्ट में। बस यूनिट चेंज है, तो वो आपके आगे जो है बहुत काम आएगा। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये सब भी है। ये जो यूनिट कंजर्वेशन है, ये गिवन मेगावाट कितना किलोवाट, किलोवाट अलग अलग टर्म्स हैं, एच पी आवर से किलोवाट, बी टी इक्वल टू कितना किलोवाट आवर। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे हर एक टर्म को, ठीक है। थर्मल एनर्जी से कुछ अलग यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग यूनिट्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये पावर एनर्जी रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ, ये आपके जो सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज हैं, कोल, कोक, गैस, ऑयल, उनके टर्म में अगर हम किलोवाट आवर के टर्म में अगर देखना है तो वो ये रिलेशन दिया हुआ है दूसरे टर्म में, ठीक है। बाकी ये प्रीफिक्स जो होते हैं, एक्सा, पेंटा, टेरा, ऐसे क्या मतलब है, बहुत लोग इसमें भी दिक्कत आती है, तो ये आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे यहाँ से। ये सारे इसमें यूनिट्स कन्वर्जन है, एक तरह से देखा जाए एनर्जी का, मास का आपस में क्या कन्वर्जन है, ठीक है। वॉल्यूम का आपस में क्या कन्वर्जन है, यूएस गैलन, यूके गैलन, बैरल, क्यूबिक फुट, लीटर, क्यूबिक लीटर, ठीक है। तो ये आप शो कर लेंगे, इसको मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। और मेन जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है आपका यूनिट 6 में कि एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज हैं, हमने एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्कस किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल करना है, लोड मैनेजमेंट करना है, कैसे कैसे करना है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने उसमें डिस्कस की थी, एनर्जी एफिशिएंट मोटर डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें कि अब जो एनर्जी एफिशिएंसी ऐसे 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 होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस यूनिट में बेसिकली क्या है, उसका ही एक्सटेंशन है कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी लगी है, नए नए कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके लगे होंगे, या क्या मॉडिफिकेशन हमको
एग्जिस्टिंग डिजाइन में करना है, ठीक है। ये है इसमें, तो देखेंगे इसको। सबसे पहले हमारा है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल। मैक्सिमम डिमांड का क्या हिसाब किताब है, हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि मैक्सिमम डिमांड कैसे आपको मेजर करते हैं। जो यूटिलिटीज है तो वो 30 मिनट वाला हिसाब कि 30 मिनट के लिए आपको मैक्सिमम डिमांड वो चेक करते हैं, और पूरा एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट, इंटीग्रेटेड रिजल्ट आपका आता है कि कितना मैक्सिमम डिमांड है। उसके हिसाब से अगर आप प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा आता है तो आपको पेनल्टी भी लगती है और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि भाई जो नॉन एसेंशियल लोड्स हैं उनको हम अपना लोड कर्व बना लें, फिर नॉन एसेंशियल लोड्स को पीक पीरियड के टाइम पे हम ऑफ कर दें इस तरह से, ठीक है। या जब भी हमारा केवीए डिमांड एक लिमिट से ज़्यादा जाने लगे तो हम उसको ऑफ कर दें। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ऑफ हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से ऑटोमेटिक अगर डिज़ाइन देखना है तो यही हमारा मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर है, कैसे वो ऑफ करेगा। तो ये पूरा एक उसका लेआउट रहेगा, ये लेआउट हम बनाएंगे उसमें। ये हमारा डिमांड कंट्रोलर रहेगा, कैसे हमारे उस मेन फीड से कनेक्टेड होगा यूटिलिटी मीटर के थ्रू, और इधर से मेन फीड हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये ट्रांसड्यूसर है, किलोवाट ट्रांसड्यूसर, ये सारे लोड यहाँ से कनेक्टेड है। तो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस रहेगा कि कौन सा लोड कब किस सीक्वेंस में डिस्कनेक्ट करना है। ये पीसी से हमको प्रोग्रामिंग किया रहेगा इसका, ये इसलिए इसका पीसी कनेक्टेड है। वो हमको पहले से प्री प्रोग्राम करना होगा कि कौन कौन से सीक्वेंस से कौन कौन से लोड डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसे डिवाइस डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज conscious of the value of load management, ठीक है। तो alarm sounded when demand approaches the preset value, okay? So if corrective action is not taken, the controller switches off non-essential loads in the logical sequence. This sequence is predetermined by the user and is programmed jointly by the user and the supplier of the device, ठीक है। तो सप्लायर भी अपना प्रोग्राम करते हैं, यूजर भी अपने हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग कर सकता है, ठीक है। ये है नेक्स्ट, इसमें हमारा है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ठीक है। तो इट्स वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर आर अवेलेबल विद रिले माइक्रोप्रोसेसर लॉजिक। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन कंट्रोल क्या है, एक तो हमको पता है वोल्टेज कंट्रोल के हिसाब से अगर पावर फैक्टर कंट्रोलर हमारा काम करे, एक हमारा केवीआर कंट्रोलर, ठीक है। एक हो सकता है वोल्टेज कंट्रोलर के हिसाब से, तो उसमें क्या है, वोल्टेज जो है आपका एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस होगा वहाँ पे। जब भी समय कैपेसिटर स्विच ऑन होना होगा तो वोल्टेज जो है वो हमारा सोर्स ऑफ इंटेलिजेंट होगा, कि जब भी आप लोड बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है, तो वो हमारा एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंट होगा कि हमें कितना कब वो कैपेसिटर स्विच ऑन करना है, ठीक है। तो उस कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे वोल्टेज शुड डिक्रीज एज द सर्किट लोड डिक्रीजेज एंड द ड्रॉप इन वोल्टेज शुड बी अराउंड 4 to 5% विद इंक्रीज इन द लोड। तो ये है, इसमें हमारा मतलब वोल्टेज के हिसाब से वो ऑपरेट होगा कैपेसिटर लगेगा। ये बस इसमें एक फायदा है कि दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड साइकिल, से मतलब नहीं, वोल्टेज जैसे ही लोड बढ़ेगा घटेगा तो हमारा ये स्विच ऑन होगा। So during light load time and low source voltage, this may give leading power factor at the substation, which is to be taken note of। ये भी देखना है आपको, ध्यान देना पड़ेगा इसमें। बाकी केवीआर कंट्रोल है, केवीआर कंट्रोल हमको पता है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए है बेसिकली हमारी। So the capacitor can be switched to respond to decreasing power factor as a result of change in system loading. So this type of control can also be used to avoid penalty on lower power factor by adding capacitor in step as the system power factor begin to lag behind the desired value, ठीक है। तो इसमें दो इनपुट चाहिए होते हैं हमको, करंट एंड वोल्टेज इनकमिंग फीडर से, ठीक है, विच आर फेड टू द पावर फैक्टर करेक्शन मैकेनिज्म। माइक्रोप्रोसेसर और रिलेज ये सब लगे होंगे। तो रिलेज का क्या काम है, रिलेज कैसे लगते हैं, ऑटोमेटेड पावर फैक्टर कंट्रोल रिले है आपका ये, ठीक है। तो रिले बेसिकली आपका ब्रेन है, कंट्रोल है, वही सारा कुछ ऑपरेट करे, कितना कैपेसिटर आपका लगना है, कितना केवीआर रिक्वायर्ड है, कितना पावर फैक्टर रिड्यूस हो गया है।
तो वो किस तरह से काम करेगा। देयर इज अ बिल्ट इन पावर फैक्टर ट्रांसड्यूसर विच मेजर्स द पावर फैक्टर ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू डीसी वोल्टेज, ठीक है, और दिस वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस वोल्टेज। तो इस तरह का सिस्टम इसमें रहता है। तो जब भी हमारा पावर फैक्टर एक बिलो सेटिंग से नीचे जाएगा तो कैपेसिटर आर स्विच्ड ऑन इन सीक्वेंस, ठीक है। रिले प्रोवाइड विद द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट सीक्वेंसेस। So the capacitor controlled by the relay must be of the same rating and they are switched on and off in linear sequence. इसमें क्या होता है, to prevent over correction hunting a dead band is provided. Dead band मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फेज लैग तक वो ऑपरेट नहीं करेगा, कैपेसिटर स्विच ऑन नहीं होगा। एक उसके लिमिट से अगर ज़्यादा बियॉन्ड रेंज जाएंगे तब हमारा रिले एक्ट करेगा। सो व्हेन द लोड इज लो, जब लोड हमारा लो है तो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड मे लीड टू हंटिंग। भाई पहले से लोड है तो मतलब पावर फैक्टर तो ठीक होगा, हाई होगा, और वहाँ पे कैपेसिटर जो हमारा वो हंटिंग के लिए हो सकता है रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे कंडीशन में हमको रिले शट ऑफ रखना है एंड स्विच ऑफ ऑल द कैपेसिटर वन बाय वन इन सीक्वेंस। एक चीज और होती है तो स्पेशल टाइमिंग सीक्वेंस इंश्योर, स्पेशल टाइमिंग सीक्वेंस में होता है that ensure the capacitor are fully discharged before they are switched on। जब भी हम कैपेसिटर स्विच इन कर रहे हैं तो हमें इंश्योर कर लेगा वो जो टाइम सीक्वेंस रहेगा स्पेशल कि वो फुली डिस्चार्ज है। अदरवाइज क्या होगा, वोल्टेज ट्रांजिएंट होगा। अगर पहले से कुछ चार्ज है कैपेसिटर तो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट हो सकते हैं। एलईडीज भी इसमें प्रोवाइडेड होती हैं आपको देखने के लिए कौन सा कैपेसिटर कितना रेटिंग का वो ऑन है। लास्ट में एक इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर है, वो क्या करता है, वो आपका हंटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो उसको एलिमिनेट करता है। तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें लगी रहेंगी, ठीक है। फिर आपके इसमें आता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। एनर्जी एफिशिएंट मोटर के बारे में हमने पढ़ा है कि लॉसेस जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं इसमें उतना ही एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होगी। तो एग्जिस्टिंग डिजाइन में हम कैसे लॉसेस रिड्यूस कर लें, या फिर कौन सा मटेरियल ऐसा एक्स्ट्रा कुछ अगर यूज कर लें जिससे लॉसेस कम हो और एफिशिएंसी बढ़े, ये डिस्कस किया था हमने जब एनर्जी एफिशिएंट मोटर पढ़ रहे थे। तो कुछ फैक्टर थे जैसे ये चार्ट हमने उस टाइम में देखा था कि आयरन लॉस जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यूज थिनर गेज, लोअर लॉस कोर स्टील रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, लॉन्गर कोर एड मोर स्टील टू द डिजाइन विच रिड्यूसेस द लॉसेस ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी। तो ये अलग अलग चीजें हैं कि ये लॉस कैसे कम करें, तो क्या क्या उसमें हम डिजाइन में करेक्शन करें कि ये पर्टिकुलर लॉसेस कम हो सके, ठीक है। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस कैसे कम करें, तो यूज द लो लॉस फैन डिजाइन रिड्यूस द लॉस ड्यू टू एयर इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी एक हमको पता है कि हाई स्पीड जितना हम यूज करें मतलब लो स्लिप करेंगे तो लॉस हमारा कम होगा, क्योंकि कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस टाइम्स पीजी, हमको पता है। तो जितना लो स्लिप रीजन में यूज करेंगे डिजाइन हमारा रहेगा वो उतना बेटर होगा। ये प्लॉट भी उस टाइम देखा था हमने हाई एफिशिएंसी मोटर और स्टैंडर्ड मोटर के बीच कंपैरिजन रखने चाहिए। ठीक है, तो इसका हमने कि एनर्जी एफिशिएंट क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं इसके पहले। तो वो आप वहाँ से ही रेफर कर सकते हैं। एक सॉफ्ट स्टार्टर हमारा आता है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट उसमें। तो एफिशिएंट मोटर हमने जितना पहले पढ़ा वो हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप उसको ही प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।